Morning students. Today I will cover the topic of rights of partners. But before explaining the topic of right of partners, let's take a short revision of the previous topics. Okay? So, first of all, what is partnership? या which act applicable on partnership? So, as I already sent the material related to these, now I'm just take a short revision for all the 3 days material here. Okay. So, पार्टनरशिप एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है. मीन्स इफ two or more than two persons wants to start their business as a partnership firm, they can start their business in a partnership type. पार्टनरशिप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एनफोर्स हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को. ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल किया गया था. ठीक है, और ये ऑल ओवर द इंडिया है एप्लीकेबल. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने से पहले इस बिजनेस पर, इस टाइप ऑफ बिजनेस पर जो एक्ट एप्लीकेबल होता था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. ओके, नाउ जो ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस आपको पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं. सी, हमने BRF 1 में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सारी टर्म्स पढ़ी थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, सो अब हम BRF 2 में ये पढ़ रहे हैं कि कितने तरीके के और बिजनेसेस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं. ओके, सो वन टाइप ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप. अगर कोई पर्सन एज अ पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या बनाना पड़ता है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है. ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके सारे प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए हैं. ठीक है, फिर ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको भेजे थे, सेंड किए थे. ठीक है, ये इजी है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट बस बता देती हूँ. फॉर्म क्या होती है? वो बिजनेस. अगर हम पार्टनरशिप एक्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को हम किस नेम से जानते हैं? फॉर्म के नेम से जानते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप पर्सन्स का एसोसिएशन है with the object of jointly doing something to make a profit. तो इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होते हैं जो एक बिजनेस साथ में स्टार्ट करते हैं टू मेक अ प्रॉफिट. ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू मेक अ प्रॉफिट. लर्न दिस डेफिनेशन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए जो एक बिजनेस करें. किस ऑब्जेक्टिव के साथ में? कि उस बिजनेस को वो जो भी प्रॉफिट करेंगे उसको वो शेयर करेंगे आपस में. ठीक है, बिजनेस की जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है वो उनमें से कोई एक भी कर सकता है या सब भी कर सकते हैं. ठीक है, सो इस हिसाब से हमारे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जो भी मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए और रिटर्न में होनी चाहिए. ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन्स और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है.
बट फिर भी इस पर भी हम कंपनी एक्ट 56 के हिसाब से जो मैक्सिमम 50% वाली पार्टनर्स की लिमिटेशंस है वो यूज कर सकते हैं। बिजनेस का होना जरूरी है। अगर बिना बिजनेस आप कह रहे हैं कि कोई बिजनेस ही नहीं है और हम पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट में काउंट नहीं होगा। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो बिजनेस एज अ पार्टनरशिप किया जा रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए किया जाना चाहिए। अगर बिजनेस है और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे तो वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता है। और लॉस के लिए अलग से कहना जरूरी नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर कुछ पर्सन्स अपना बिजनेस प्रॉफिट शेयर करने के लिए एज अ पार्टनर्स कर रहे हैं तो वो लॉस भी ऑब्वियसली शेयर करेंगे ही। ओके जो मैंने पहले भी बताया कि जो बिजनेस की डे टू रूटीन की एक्टिविटी है वो कोई एक पार्टनर भी कर सकता है और सारे मिलकर भी कर सकते हैं। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और ज्वाइंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी मींस हर पार्टनर ईच पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स की तरफ से किए गए हर काम के लिए लाइबल होता है। जो पार्टनरशिप है उसमें इम्प्लाइड एजेंसी रूल एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने फॉर्म की एज अ एजेंट वर्क करते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, जैसा कि हर बिजनेस में होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बट यहां पर एज द पॉइंट ऑफ लॉ अ पार्टनर एंड द फर्म आर वन एंटिटी। ये माना जाता है कि जो पार्टनर है और जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसको हम फर्म कह रहे हैं वो एक ही एंटिटी है। गुड फेथ रूल इट मीन्स हर पार्टनर एक दूसरे के ऊपर पूरा बिलीव रखता है और उस गुड फेथ में ही बिजनेस करता है। ठीक है। एंड इंडिविजुअल एज अ पार्टनर, ठीक है, हर इंडिविजुअल पर्सन अपने आप में पार्टनर कहलाता है। ठीक है। आफ्टर दैट मैंने आपको नोट्स भेजे थे टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप। ये भी एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ही है, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि ये कुछ रूल्स हैं। जैसे कि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से आती है, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। मीन्स अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं तो उसका पार्टनर हूं, उसके कहने से पार्टनर नहीं बन जाएगा, बल्कि रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। क्रेडिटर्स एनी पर्सन हु हैज गिवन अ लोन टू द फर्म कैन रिसीव अ शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है। मीन्स अगर किसी पर्सन ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो फर्म के प्रॉफिट में से अपना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। एजेंट और एम्प्लॉय, ये जो है आप टच स्टोन्स को ऐसे ले सकते हो कि दीज आर द की पॉइंट्स या दीज आर द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके। एजेंट और एम्प्लॉय, an employee or an agent of the firm who receive a share in the firm's profit does not become a partner। मीन्स समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एजेंट या कोई एम्प्लॉय है जिसको फर्म के प्रॉफिट्स में से हिस्सा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर है। आप उसको पार्टनर बना रहे हो ये जरूरी नहीं है, और ना ही वो पार्टनर होता है। मतलब आपको ये समझना है कि अगर फर्म्स के प्रॉफिट में से पार्टनर तो अपना हिस्सा लेते ही हैं क्योंकि वही बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। अगर पार्टनर्स के अलावा किसी एम्प्लॉय को या एजेंट को भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर है। विडो एंड चिल्ड्रंस के लिए भी यही है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को या उसके बच्चों को फर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जा सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं होते हैं। सेम ऐसे ही एक्स ओनर ऑफ द बिजनेस, मान लो किसी पर्सन ने अपना बिजनेस सेल किया और कुछ लोगों ने पार्टनर्स बनके उस बिजनेस को परचेज कर लिया। ठीक है। अब वो उस बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, बट वो इसके लिए एक्स ओनर को कोई भी प्रॉफिट नहीं देंगे क्योंकि जिसने अपना बिजनेस बेच दिया अब उसका उसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। माइनर, आपको पता ही है कि माइनर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर सकता तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता है। उसको प्रॉफिट्स में से हिस्सा दिया जा सकता है। म्यूचुअल एजेंसीज, अभी मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप पे काम करते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर पार्टनर हो तो मैनेजमेंट के हर डिसीजन में
पार्टिसिपेशन कर सकते हो। बिजनेस लीगल ये सब तो बाकी तो बहुत इजी सा है, वो जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक ये है एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट्स। हर पार्टनर को फर्म में जितनी भी बुक्स हैं या अकाउंट्स हैं उन तक पहुंचने का और उनको देखने का पूरा राइट होता है, ठीक है। एंड पार्टनरशिप एक्ट भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसीलिए इसमें भी सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सी, पार्टनरशिप को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। लाइक पार्टनरशिप एट विल मीन्स, मान लीजिए कुछ टू पर्सन्स हैं, वो एक पर्टिक्यूलर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या पर्टिक्यूलर काम करने के लिए, जैसे if the duration of a partnership has not been defined in the contract, it is deemed to be a partnership will। means जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये जो पार्टनरशिप की गई है ये कितने सालों के लिए या कितने टाइम के लिए की गई है, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो ये माना जाता है कि ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनर्स की इच्छा पर है। जब भी पार्टनर्स चाहेंगे वो इस पार्टनरशिप विल को अगेन टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा पर, यानी पार्टनरशिप एट विल पर। सेकेंड, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। सी, इसमें यह है कि मान लो 4 पर्सन्स हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप की है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए, बी, सी और डी ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने मिलकर एक लैंड परचेज की है। अब उस लैंड पर वो फ्लोर्स बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। सेल करके जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, बस उनकी इतनी ही पार्टनरशिप है और यही उन्होंने अपने पार्टनरशिप एक्ट में अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। इसका मतलब कि ये जो पार्टनरशिप है ये एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए की गई है। जैसे ही फ्लोर्स बनकर जब सारे फ्लोर सेल हो जाएंगे और प्रॉफिट आपस में चारों में डिवाइड हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड पीरियड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये पार्टनरशिप 1 ईयर 18 मंथ्स के लिए है, इट मीन्स 1 ईयर 18 मंथ्स होते ही वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मीन्स a partnership made under the provisions of the Partnership Act 1932। ऑब्वियसली चूंकि इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही होता है, तो इस एक्ट के प्रोविजंस में जो भी पार्टनरशिप बनाई जाती है वो सब ऑर्डिनरी पार्टनरशिप्स में आती है और इंडिया में इसी तरीके की प्रैक्टिस है। लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके राइट्स उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस तक ही होते हैं, ठीक है ना। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मीन्स जैसे मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर्स हैं, लेकिन इसमें जो डी है उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सिर्फ उसने जो अमाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है उतना ही उसकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा उसकी कभी नहीं बनेगी। उसे कहते हैं हम लिमिटेड पार्टनरशिप, बट दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट इन प्रैक्टिस इन द इंडिया। After that, student, these are the difference between the partnership and co-ownership। प्लीज गो थ्रू इट ओन, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड HUF भी खुद रीड करना है और कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ सो आफ्टर द रिवीजन ऑफ दीज पॉइंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। आई होप अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि भाई पार्टनरशिप
क्या है और पार्टनर्स क्या है, ठीक है। सो नाउ अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस को करने में, उसकी डेली रूटीन की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने में पार्ट ले सकता है, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ऑब्वियसली ये देखिए इधर यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, इसका मतलब ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के इन सेक्शंस में इस राइट को एक्सप्लेन किया गया है, ओके। Every partner have the right to give his or her opinion related to the business issues. बिजनेस बुक्स को एंड अकाउंट्स को एग्जामिन करने का राइट होता है हर पार्टनर का, प्रॉफिट को शेयर करने का राइट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट भी होता है। नो पार्टनर हैज द राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द फर्म, but if any interest is paid to the partners by agreement, it is only payable out of the profits of the firm. Means इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये रूल है कि एज पर द सेक्शन 13C, पार्टनर्स फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट लेने का कोई राइट नहीं है। बट अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जिसे हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, उसमें ये मेंशन कर रखा है कि दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर वो अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। किस पर? अगर फॉर्म को प्रॉफिट होता है तो ही ले सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लोन। If a partner has invested more than his share of the capital or has advanced any money as a loan to the firm, he has the right to get interest on the additional capital or loan. ठीक है? If no rate of interest has been agreed upon, the partner has the right to rate of interest 6%. It means अगर पार्टनर्स ने जो अमाउंट डिसाइड हुआ था उससे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है फर्म में, तो वो हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल, या फिर उसने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर पार्टनर को एडिशनल कैपिटल पर और लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट लेने का राइट है। किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा? जो कि फर्म और उस पार्टनर के बीच में आपस में डिसाइड हुआ है। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो 6% लगती है। राइट टू इंडैमिनिटी, मतलब कोई लॉस हो गया हो। If a partner in the normal course of business or in an emergency with the intention of protecting the firm from any loss has done some act that a person of normal intelligence would do to protect his interest and has incurred some expenses or taken off some obligations, he has the right to indemnity by the firm. Means अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जिससे फर्म किसी लॉस होने से बच सकती है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को बचाने के लिए कोई काम किया जिसमें उसे कोई एक्सपेंसेस लग गए हो या उसने किसी से कोई ऑब्लिगेशन ली हो और कुछ पेमेंट्स किए हो, तो वो उसको रियम्बर्स करवा सकता है फर्म से। राइट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी। As a rule, each partner is a joint owner of the firm's property, and unless there is an agreement to the contrary, each partner is presumed to have an equal share. Such property includes all properties purchased by the firm's money and is exclusively for the conduct of the firm's business. Means क्या फर्म्स की प्रॉपर्टी पर पार्टनर्स का राइट होता है? Yes. ये माना जाता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म में वो उस प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर है, सो उनका सबका इक्वल शेयर होता है उन प्रॉपर्टीज पर जो कि फर्म के नाम में ली गई हैं। नेक्स्ट, राइट टू लीव द फर्म। पार्टनर अगर चाहे तो अपने दूसरे पार्टनर्स की कंसर्न से सहमति से नोटिस देकर अब फर्म को छोड़ सकता है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड।
Every partner has the right to continue to be in the partnership and not to be expelled from if it by the conscience of the other partners unless there is no charge on his having committed a breach of good faith. Means पार्टनर नाइन्थ पॉइंट में बच्चों ये बताया गया है कि पार्टनर को ये राइट है कि अगर उसकी इच्छा हो तो वो दूसरे पार्टनर्स की सहमति से फॉर्म छोड़ सकता है। और टेंथ में ये है कि पार्टनर को ये राइट है कि कोई भी और पार्टनर उसको फर्म से एक्सपेल नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है अनटिल अनलेस कि उसने जो गुड फेथ का नियम है कि भाई सारे पार्टनर्स एक दूसरे के गुड फेथ में काम करेंगे उसको ना तोड़ा हो। राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस except in circumstances listed in this section, a outgoing partner has the right to carry on a competitive business. अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ देता है तो वो आउटगोइंग पार्टनर कहलाता है। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 36(1) में कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन की गई हैं। उन कंडीशंस को छोड़कर एक आउटगोइंग पार्टनर को राइट है कि वो फर्म जैसा ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है। Right to share in profits after retirement. If the outgoing partner's account with the firm has not been clear and the firm owns his money or is using his assets in its business, the outgoing partner or his legal representative is entitled to share a profit earned with the AMET assets and interest is 6% per annum. अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म छोड़ दी है तो वो आउटगोइंग पार्टनर है। अब मान लीजिए उसके फॉर्म छोड़ने के बाद भी फॉर्म ने अभी तक उसके साथ अपना अकाउंट सेटल नहीं किया है या फॉर्म ने उससे कुछ लोन ले रखा है जो अभी तक चुकाया नहीं है, तो फिर उस पार्टनर को राइट है कि उस जब तक कि फर्म उसके अकाउंट को सेटल नहीं कर देती है तब तक वो पार्टनर खुद या फिर उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले सकता है और इंटरेस्ट भी ले सकता है 6% पर एनम से। पर ये सब कुछ तब तक होता है जब तक कि फर्म अपना अकाउंट उस आउटगोइंग पार्टनर के साथ सेटल ना कर ले ना। As you all know that every coin have a two sides. So if partners have a rights, then they have duties also. First, to work for maximum common interest. Obviously, they are working as a partners. तो पार्टनर को ऐसे ही हर पार्टनर को कोशिश यही करनी है कि वो सबके कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें, अदर पार्टनर के गुड फेथ में काम करें, हमेशा टू गिव करंट अकाउंट, हमेशा अकाउंट्स करेक्ट होने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड कराए, इंडेमिनिटी फॉर फ्रॉड। अगर पार्टनर्स ने इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं पहले आप थोड़ा ये याद कर लीजिएगा। बिसाइड सेक्शन 9 एंड 10 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 मींस यूजुअली इसमें ये होता है कि अगर पार्टनर ने किसी बेवकूफ़ी के कारण फर्म को लॉस हुआ है और पार्टनर को पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो शायद उसे लॉस हो सकता है, फिर भी उसने किया है, तो वो इस तरीके के सारे फ्रॉड्स वगैरह के लिए से जो भी लॉस होता है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म को। वो फर्म को सारा चुकाएगा। उसे हमेशा डेलीजेटली वर्क करना चाहिए, ठीक है, वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये मेंशन है कि भाई पार्टनर जो भी काम करेंगे उसके बदले में उनको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो रेम्यूनरेशन ले सकता है। अदरवाइज ये उसकी ड्यूटीज है कि वो फर्म का पार्टनर है तो उसे फर्म के लिए काम करना है। सेम मैंने पहले भी बताया था कि पार्टनर्स अगर प्रॉफिट शेयर करते हैं तो वो लॉस भी शेयर करते हैं। टू कंपनसेट फॉर विलफुल नेग्लिजेंस, एज आई टोल्ड अर्लियर कि अगर नेग्लिजेंस के कारण कोई भी लॉस हुआ है तो पार्टनर को की ड्यूटी है कि वो इसको कंपनसेट करे। टू यूज फर्म प्रॉपर्टीज फॉर द फर्म, सेम ऐसे ही फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए ही काम में लेनी है, अपनी पर्सनल यूज में नहीं लेनी है। टू गिव अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, अगर उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है फर्म के बिजनेस से तो वो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। टू गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, सेम ऐसे ही अगर पार्टनर छुपाकर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहा है जो कि फर्म के बिजनेस से मिलता जुलता ही है
तो भी पार्टनर ने उससे जो भी प्रॉफिट कमाया है वो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। नॉट टू ट्रांसफर राइट एंड इंटरेस्ट, पार्टनर के पास में ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है कि वो अपने राइट्स और इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर कर सके। टू वर्क विथ इन हिज अथॉरिटी, हर पार्टनर की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसको उसी में काम करना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए एंड टू एक्ट इज एन इमरजेंसी, और अगर कभी कोई फॉर्म में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो फॉर्म के लिए क्या बेस्ट है वो इंटेलिजेंसी के साथ में डिसीजंस लेने चाहिए। सो लिसन दिस ऑडियो वेरी केयरफुली, ओके। इसमें आज मैंने आपका पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप आपको बताई है, और फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बताए हैं, ठीक है। सो प्लीज लिसन दिस ऑडियो विद दीज पीडीएफ्स वेरी केयरफुली, and if you have any doubt then just ask me in the comment section, okay। Thank you so much।